स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने अपने सवाल भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से, अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से और वीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात चांदी से करेंगे, क्योंकि चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी फिर से दिख रही है। कल रात 3000 रुपये तक की गिरावट आई, वो उसमें से आधे की रिकवरी आ चुकी है। वीरेन जी क्या कहेंगे, चांदी में क्या हो रहा है? इतना उतार चढ़ाव, इतनी तेज़ी की उम्मीद भी नहीं थी जितनी तेज़ी आ गई, 1 लाख के पार गई, फिर मुनाफा वसूली, आज फिर से तेज़ी। क्या हो रहा है, ये कब तक चलेगा और हमारे निवेशकों को और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह देंगे? दोनों के लिए बताइएगा सर। कल कनाडा से 50 बेसिस का एग्रेसिव रेट कट आया है। चाइना से भी और एक स्टिमुलस शायद आ सकता है। लास्ट वीक में उनका भी रेट कट आया था, तो अब वहाँ 3.1 हो गया। फेड का नेक्स्ट जो रेट कट आएगा प्रोबेबली 6 नवंबर को आएगा। तो ये सब देखते हुए वापस हम क्यूई मोड पे जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग और रेट ईजिंग साइकिल में। तो ये एटलीस्ट नियर टर्म तो सपोर्टिव रहेगा मार्केट को। जहाँ तक चांदी का सवाल है, तो ये 34.5 का जो नंबर है वो मे बी 36 10-20 तक हम देखेंगे। और इंडियन टर्म्स में 1,02,000 1,04,000 के आसपास देखेंगे। ये मेरा 4-5 दिन का व्यू है, मीन्स में एक आध वीक का नजरिए से कह रहा हूँ। ये वॉलेटिलिटी चल रही है वीरेन जी, ये कब तक चलने वाली है? नॉर्मली थर्ड क्वार्टर वोलेटाइल रहता है, बट हम ये इलेक्शन साइकिल में है अभी। और ये जो इलेक्शन है वो काफ़ी ही टॉस्ड अप इलेक्शन जिसको कहेंगे, तो उसकी कुछ रिस्क प्रीमियम बनी हुई है। और ईरान यूक्रेन जो वॉर्स है वो भी एस्केलेशन मोड पे ही है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड, सिल्वर, टेंजिबल कमोडिटीज को सपोर्ट मिल रहा है, और ऊपर से रेट कट का भी एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। आप बताइए अनुज जी, आपकी सलाह गोल्ड पर जानेंगे। चांदी पर वीरेन जी ने अच्छे से बता दिया कि क्यों ये उतार चढ़ाव है और आगे क्या हो सकता है। आप बताइए गोल्ड पर आपकी राय अनुज जी। अनुज जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को और फिर बताइए दर्शकों को। गुड इवनिंग विश्वमोहन जी, आई एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। देखिए, अभी अगर आप देखेंगे तो कल जो हमने देखा था हाई बनाने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा। कल एक थोड़ा करेक्शन हमने आते हुए देखा, मगर अब वो रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बट हाँ, मुझे लगता है कि एक बार जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इन स्तरों पर आ सकती है, क्योंकि कल भी हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे इस एंगल से, जो कि 104 के ऊपर अब आता हुआ दिखाई दिया, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में रिकवरी का ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है करंट रेट पे तो नहीं, बट हाँ अगर मार्केट नीचे डिप लेता है अगेन 77,500 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 77,400 का लगा है, टारगेट अगेन आपको 78,000 तक देखा जा सकता है। तो करंट रेट पे मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी ठीक नहीं है। कल जिस तरीके से हमने हायर लेवल पे गिरावट देखी है, मुझे लगता है कि दोबारा से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, और थोड़े निचले स्तरों का वेट करें खरीदारी करने के लिए गोल्ड में। हमारे साथ एक दर्शक है, उनका सवाल है, वो सवाल मैं केडिया जी से पूछूंगा। ये नवीन कोठारी है, ये जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड क्या वापस से 75,000 रुपए और चांदी 90,000 रुपए तक आएगी क्या? दिवाली के बाद ये जानना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है केडिया जी, यूएस इलेक्शन के बाद 75,000 सोना, 90,000 चांदी दिख रही है क्या आपको? वेरी गुड इवनिंग विश्वनाथ जी। देखिए, वॉलेटिलिटी जिस ढंग से है, कोई भी फिगर आने में ज्यादा समय नहीं लगता। कल हमने देखा 1 लाख का लेवल चांदी ने छुआ और वहां से 3,000 रुपए की बड़े फॉल दिखा दिया। मुझे लगता है देखिए, लॉन्ग टर्म परपेचुअली मार्च तक हमें लगता है 1,25,000, 1,30,000 चांदी और सोना 85 तक दिखा दे। बट टाइमिंग जितनी भी अभी फैक्टर्स थे, चाहे जियोपॉलिटिकल हो, रेट कट हो, वो सब फैक्टर इन हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सामने यूएस का जो रेट कट आना है वो 0.5 की जगह 0.25 पे प्रोबेबिलिटी बना रहा है। ये गोल्ड ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। तो एक प्रोबेबिलिटी जरूर है कि दिवाली के बाद से हम एक छोटा करेक्शन देखें। ये करेक्शन के रूप में लीजिए आप
कि जहाँ पे मुझे लगता है 90 टू 91 ये जोन में चांदी और सोना 75.5 के आसपास एक बार दिखा सकता है और वहां से फिर वापस रिव्यू करके बाइंग करनी चाहिए, जो मार्च तक मुझे लगता है 85 का लेवल गोल्ड में और 1,30,000 का लेवल चांदी में दिखेगा। व्यू आपके लिए। चलिए अब एक खास मेहमान है हमारे साथ, वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के सीईओ हैं सचिन जैन। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया 89 स्वदेश के लिए और एक ऐसे समय में दिया आपने जो त्योहारी सीजन से ठीक पहले है और गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है और हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या हो रहा है मार्केट में, किस तरह की डिमांड है, डिमांड ड्रिवन है या फिर सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से इस तरह की तेज़ी आई है। सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि 2024 में अब तक किस तरह का डिमांड को लेकर ट्रेंड रहा है और 2025 में क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा गोल्ड मार्केट में? 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण साल रहा है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए और भारतवर्ष के लिए और पूरे संसार के लिए गोल्ड के प्रति अगर आप फोकस करें तो इस साल में हमारी करीब 39 हमने पीक्स देखी हैं जो गोल्ड में प्राइस में थ्रू द ईयर हमारे को मिली और इसके कई रीजंस रहे। जो पहले क्वार्टर्स में थोड़ा सेंट्रल बैंक का बाइंग काफी ज्यादा था, उस वजह से हमने मोमेंटम देखा और सेकेंड हाफ द ईयर में जो हम देख रहे हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स और आपका जो एक गोल्ड एज एन एसेट क्लास को लेके एक कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और पर्टिकुलरली ट्रिगर्ड बाय जो हमारा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो इसको लेके काफी ये बढ़ोतरी है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड रेंज में भी चल रहा है, काफी इट्स बीन मतलब ये एक्सपेक्टेशन से काफी ऊपर था और इस दौर में जो हमारा एक सोचना है कि जो डिमांड भारतवर्ष में इम्पैक्ट कर रही है वो ज्वेलरी पे कर रही है और ऑल्दो जब ड्यूटी गिरी थी जुलाई एंड में तो अगस्त हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक हमारा महीना रहा, लेकिन जब जैसे हमने पिछले 15 दिन में देखा है प्राइसेस 80,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं तो उसमें एक हमने थोड़ा स्लो डाउन देखा है, लेकिन ऐसा रुकावट नहीं देखी। जो हमने फीडबैक इमीडिएटली लिया है जो ये हफ्ता गेटिंग जो आप समझे कि धनतेरस के प्रति जाता हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता रहता है और इसमें मूवमेंट है, कम है लेकिन मूवमेंट अच्छा है। तो हमारा सोचना है कि अगले 2 से 3 दिन में हमारे क्लैरिटी आ जाएगी कि धनतेरस कैसे निकलना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री की प्रेपरेशन, ज्वेलर्स की प्रेपरेशन काफी स्ट्रांग है और जो एक बहुत ज्यादा हमने एक बढ़ोतरी देखी है वो इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमारे को पिछले 2 क्वार्टर में देखने को मिली है और ये कंटिन्यूड रहना चाहिए। और जो आपने हमसे से पूछा कि 2025 में क्या ट्रेंड आना चाहिए, आई थिंक सबसे एक इम्पॉर्टेंट रहेगा कि गोल्ड को एज अ फाइनेंशियल एसेट काफी महत्वपूर्ण तरह से देखा जाएगा और बोथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में और बार एंड कॉइन में, तो ये एक कांस्टेंट रहना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट चेंज ओवरऑल गोल्ड में आएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो आपको लग रहा है कि बार कॉइन्स को लेकर लोगों की दिलचस्पी इसलिए बढ़ी होगी क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखा जाता है, अगर डिजिटल नहीं ले रहे और डिजिटली भी उसको भी खरीद सकते हैं। एक सवाल मेरा सेंट्रल बैंक की बाइंग को लेकर होगा क्योंकि फर्स्ट हाफ जैसा आप कह रहे थे काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी सेंट्रल बैंकों की, अब सेकेंड हाफ में क्या रिपोर्ट है? कुछ ताज़ा अगर सेंट्रल बैंकों की तरफ से अगर बाइंग के नंबर्स अगर आपके पास है, वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स है तो वो रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं सर हमारे दर्शकों के साथ। सर ये हम आपको और समझिए 1 से 2 हफ्ते में पूरी डिटेल आपको दे पाएंगे पिछले तिमाही की, लेकिन हमने एक सर्वे किया था जून जुलाई में, जो हम सेंट्रल बैंक का सर्वे ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, जिसमें हमारे को करीब 29% सेंट्रल बैंकों ने फीडबैक दिया था कि वो अपनी कंटिन्यूड बाइंग रखेंगे। तो ये हमारे को एक सॉलिड एक फैक्ट मिला है। उसके अलावा जो हमने देखा है पिछले महीनों में, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बाइंग कंटिन्यूड रही है और काफी अदर बैंक है, पोलैंड की बढ़ी है और काफी अदर बैंक्स की एक रही है। लेकिन मैं अगर आपसे 1 से 2 हफ्ते के बाद मैं आपको एग्जैक्ट दे पाऊंगा कि कौन सा बैंक कहाँ है, लेकिन जो जनरल सेंस है वो ये है कि विद इंक्रीज ये जो हमारा डी डॉलराइजेशन है और एक जियोपॉलिटिकल एक टेंशन है, उसको लेके सेंट्रल बैंक की परचेजिंग काफी स्ट्रांग रहेगी। ओके, तो सेंट्रल बैंकों की बाइंग तो अच्छी हो रही है, लेकिन जो रिसेंट डेटा है वो आप 1 से 2 हफ्ते में हमारे साथ शेयर करेंगे। ज़रूर हम आपको जोड़ेंगे भी और पूछेंगे भी फिर से यही सवाल, हालांकि अभी हो सकता है कि आपको अपने डेटा रिलीज करने होंगे, फिर ऑफिशियली आप हमें कम्युनिकेट करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। रूरल डिमांड एक काफ़ी अहम होता है क्योंकि हिंदुस्तान
की जो बड़ी बाइंग होती है ना गोल्ड की, वो हमारे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा होती है। तो WGC का इसमें क्या रोल है और मार्केट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, रूरल डिमांड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट का दायरा अब काफ़ी बड़ा हो गया है गोल्ड का, कई सारे एवेन्यूज़ हो गए हैं, कई सारे विकल्प हो गए हैं, इसमें आप लोगों की क्या भागीदारी हो रही है ताकि रूरल इकोनॉमी को भी उसका फ़ायदा मिले? आप लोगों की से वो ज़्यादा जागरूक होंगे आप लोगों की वजह से? जी जी, तो इसमें सर सबसे पहले तो जैसे एक जो जो हमारा UHID का स्कीम है जिसमें एक आपकी हॉलमार्किंग है, उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो कि पूरे देश में अभी कवरेज नहीं है, लेकिन जो मेजॉरिटी ज्वेलरी इन छोटे शहरों में, गाँव में जा रही है, वो बड़े शहरों से जा रही है और ट्रेडमार्क अपनी हॉलमार्क होके जा रही है। तो एक तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए, और एक कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस के साथ जिस प्रोडक्ट को ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली उनको मिलेगा, इस बात की हमारे को एक सेटिस्फैक्शन है कि ये एक चेंज आ रहा है। उसके अलावा आप देखिए कि गोल्ड लोन स्कीम जो अब आपकी जो थी, जो पहले मोस्टली साउथ इंडिया में थी, रूरल में भी थी, तो टियर 2, टियर 3 और टियर 6 सिटीज में भी थी, ये अब पूरे देश में एक बढ़ रही है। और हम लोग काफी ऐसी कंपनियों से बात कर रहे हैं कि उनको हम कैसे आगे एक बढ़ोतरी दें कि ये एक ट्रांसपेरेंट रेगुलराइज प्रोडक्ट आगे बढ़े और लोग और रूरल इंडिया इसका एडवांटेज ले पाए। अब सचिन जी, रूरल इंडिया के बाद अब मैं बात करना ये चाहूँगा कि किस तरह से कंज्यूमर के प्रेफरेंस गोल्ड को लेकर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम फिजिकल बाइंग ट्रेडिशनली हम बहुत ज़माने से करते आ रहे हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है गोल्ड का, गोल्ड ETF की बाइंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये इस तरह के चेंज को क्या ड्राइव कर रहा है और गोल्ड ETF का मार्केट आने वाले समय में आपको कैसा दिख रहा है? सर अगर आप देखें इस साल में सबसे ज्यादा गोल्ड सबसे ज्यादा परफॉर्म किया एज एन एसेट क्लास, और जो रिटर्न हमारे गोल्ड के निकले विच हैव बीन वेरी हेल्दी, इसको लेके फाइनेंशियल एक इंडस्ट्री तो काफी इंटरेस्टेड है। ETF हमारे देश में अगर आप देखें तो बहुत ही एक एंट्री लेवल पे बहुत एक तरह से नया प्रोडक्ट ही सब माने, और हमारा सोचना ये है कि अगले 2 से 5 साल के अंदर ETF मार्केट इंडिया में काफी ग्रो करेगा। इसके कई रीजंस हैं। वन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि फाइनेंशियल मार्केट्स में और रिटर्न हमने गोल्ड का देखने को मिला, प्लस आपका डीमैट अकाउंट्स को लेके जो एक बढ़ोतरी पिछले कुछ सालों में हुई है, उससे एक अवेयरनेस ETF की बढ़ रही है, और अगले 2 से 5 साल में काफी ग्रोथ आनी चाहिए। जो बारिंग कॉइन का आपने पूछा, तो वो Q2 में जो अप्रैल में जून में हमने देखा था, उसमें करीब 47% की बढ़ोतरी थी, और इस तिमाही में जो अभी सितंबर एंड में खत्म हुआ है, उसके रिजल्ट्स हम आपको अगले हफ्ते में दे पाएंगे। लेकिन उसमें भी हमारा सोचना यह है कि करीब 40% के से ऊपर ही इसका इंक्रीज रहा है इन वॉल्यूम। और वैल्यू अगर देखें तो क्योंकि पिछले साल से इस साल में बहुत बढ़ोतरी है प्राइस में गोल्ड के, तो वैल्यू वाइज ये करीब 70 से 80% के बीच में बैठे। बिल्कुल, जैसे जैसे रिटर्न मिले हैं लोगों को, उस हिसाब से उनकी दिलचस्पी भी गोल्ड ETF की तरफ बढ़ी है, क्योंकि इस साल के रिटर्न अगर आप देखें तो एक ज़बरदस्त रिटर्न गोल्ड ने दिया है। शुक्रिया सचिन जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया, क्या कुछ चल रहा है, डिमांड का ट्रेंड क्या कह रहा है और किस तरह के प्रेफरेंसेस लोगों के बदल रहे हैं, गोल्ड को लेकर लोगों की दिलचस्पी किस तरफ जा रही है, ये आपने बताया। जल्द आपसे बातचीत होगी और जानेंगे कि सेंट्रल बैंकों के डेटा क्या कह रहे हैं, किस तरह की बाइंग, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। 1 से 2 हफ्ते में वापस आपसे बातचीत होगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक है, परवीन है पुणे से। नेचुरल गैस में मौजूदा स्तरों पर क्या करना चाहिए? बीरेन जी, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा परवीन जी के लिए। एनजी, आज के सत्र में अच्छी तेजी, 3% तक की तेजी, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? थोड़ा स्पाइक आए तो मैं बेचना प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये इसका बेसिस जो बदला बोलते हैं वो काफी बड़ा हो गया है, 50 रुपये आसपास। तो 260 के आसपास नंबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया जाए तो और इसका SL हम 270 रख सकते हैं, टारगेट 240 242 के आसपास रख सकते हैं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगली दर्शक हमारे साथ हैं, स्वाति हैं नासिक से। किडिया जी आपसे पूछना चाह रही हैं, क्रूड इन्होंने शॉर्ट किया है 5850 के स्ट्राइक को 236 पे, क्या करना चाहिए अब इनको? और नेचुरल गैस की भी स्ट्रेटजी जानना चाहती है। दोनों जवाब दे दीजिए, क्रूड पर और नेचुरल गैस पे। देखिए, क्रूड की अगर बात करें तो मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहां पे हम देख रहे हैं 5850 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 6050 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मेरा व्यू है कि क्रूड में ऑलरेडी हमने जो भी डिमांड को लेके कंसर्न देखा था उसकी वजह से गिर चुका था, लेकिन अब आप देख सकते हैं WTI भी $72 के ऊपर आ गया है और ब्रेंट भी है लगभग
75 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, तो शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है इनको बेटर है उसमें से निकल कर 6000 का अगर कॉल लिया जाए 250 पे, तो यहाँ पे मुझे लगता है 6100 तक का एक जंप मिल सकता है। तो फ्यूचर्स पे भी मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव एक ब्रॉडर दायरा बना हुआ है, तो मुझे लगता नहीं है कि पुट में लेना चाहिए एज ऑफ नाउ। 6000 का कॉल लेके चलना चाहिए। मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है, जो 61-61-50 तक मैक्सिमम जा सकता है। आपका व्यू यहाँ से पॉजिटिव है, आपको लग रहा है कि थोड़ी तेजी आ सकती है। अगले दर्शक हमारे साथ हंसमुख है गुजरात से, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, आप बताइए क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी राय क्या है इनके लिए? हाँ देखिए विष्णुमोहन जी, हमने एक रिकवरी एनर्जी सेगमेंट में आती हुई देखी है। हमें लगता है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी का ट्रेड बन सकता है। तो क्रूड में करीबन 6005 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5945 का लगाएं। टारगेट करीबन 6125 तक देखा जा सकता है। वहीं नेचुरल गैस के अंदर भी करीबन 195 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 191 पे लगाएं। टारगेट 204 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से डॉलर में एक रिकवरी देखने को मिली है डॉलर इंडेक्स में, हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव थोड़ा सा क्रूड और नेचुरल गैस पे आ सकता है। तो क्रूड और नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। अगले दर्शक हैं हमारे साथ कृष्ण हैं, दिल्ली से, कॉपर में जानना चाह रहे हैं। अजय जी, क्या करना चाहिए कॉपर में कृष्ण को? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में काफी अच्छी रिकवरी आई है, खास करके हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें, लेकिन कॉपर एज ऑफ नाउ काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं पिछड़ता हुआ दिखाई दिया है एज ऑफ नाउ। डिलीवरीज को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई, जिसकी वजह से स्प्रेड भी अगर आप देखते हैं तो करीबन 40 पॉइंट का बन चुका है। मुझे लगता है नवंबर वायदे में ज्यादा वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट 834 पे लिया जा सकता है। 828 का स्टॉप लॉस रखिए। जंप अगर मिलता है तो इमीडिएट टारगेट तो 845 है, बट आने वाले टाइम में 870 भी मिल सकता है। पर डिलीवरी को लेके कंसर्न है, इसलिए करंट मंथ में दबाव है। बट अगले मंथ में अगर हम कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों ही काउंटर पे मुझे अच्छी तेजी लगती है, तो 845 के लिए लेके काम करना चाहिए। अगले दर्शक का सवाल सुल्तान है गुजरात से, कॉटन केक का क्या आउटलुक है? बीरेन जी, आपसे जानना चाह रहे हैं कॉटन केक पर आपका व्यू क्या है सर? फिलहाल मार्केट 2 दिन के बाद गुजरात के मार्केट बंद रहेंगे। बारिश के हिसाब से नई सीजन थोड़ी डिले है, तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा मजबूत रहेगा, यानी दिसंबर की रेंज में उनको बता देता हूँ 2920 से 3080 तक की रहेगी। मेरा रुझान करीबन 3050 3080 के आसपास सेल साइड का रहेगा। 2920 2920 से 3080, ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका दायरा है बीरेन जी? ये काफी वाइड रेंज रहेगी इसकी, क्योंकि प्रोटीन मार्केट में बहुत सा डिसरप्शन है। जी सॉरी अजय जी, आप बताइए कॉटन केक पर आपका व्यू क्या है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में? देखिए, कॉटन मुझे लगता है एक दायरे में ही अटका हुआ है मार्केट। 2950 से 3050 3100 के दायरे में है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, ज्यादा वीकनेस तो नहीं लग रही है। मुझे लगता है 3050 पे बेचा जाए तो 2980 पे मिल जाएगा, वहां पे बाय करके चलिए, जो वापस 3150 का लेवल दिखा देगा। तो टाइमिंग 2980 के लिए बेचिए, वहां पे हम फिर से बाइंग करके चलेंगे। बेस मेटल्स में आज जिंक की बात करते हैं, अच्छी तेजी यहां पर दिख रही है। अनुज जी, जिंक पर आपका व्यू क्या है? 296 रुपए के ऊपर खरीदारी बनती है क्या? देखिए जिंक अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव टेरिटरी में है। हालांकि कॉपर में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप अगर मिलता है करीबन 292 291 के आसपास में, तो वहां पे खरीदना चाहिए। काफी इंक्रीज हो गया है, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ ठीक नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन आता है 292 के आसपास तो खरीदारी कर सकते हैं। 289 का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमें लगता है कि 297 तक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, थोड़ा सा करेक्शन आने दें, उसके बाद खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जिंक पर आपकी राय क्या है, आपकी कॉल क्या है बीरेन जी? मैं इसमें बुलिश हूँ। यहाँ थोड़ी टाइटनेस है फिजिकल साइड में, और ओवरऑल पिछले 2-3 महीने में जिंक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इसमें मीडियम टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी बुलिश हूँ। कॉपर पर राय दी थी, इसके अलावा बाकी मेटल्स पर आपकी क्या राय है? कॉपर पे मार्केट डिसरप्टेड है बिकॉज ऑफ ये जो रिसेंट डिलीवरी रिलेटेड जो चेंजेस हुए हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों को मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। अजय जी, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कॉपर के अलावा बाकी मेटल्स पर आपकी क्या राय है, जिंक में और एल्युमिनियम में? क्योंकि जिंक तो अभी भी तेज है, एल्युमिनियम ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है, 240 पे अब आ गया है। क्या करना चाहिए एल्युमिनियम और जिंक में?
देखिए, सबसे पहले अगर जिंक की बात करें तो 270 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था जो 300-310 तक का लेवल दिखाता है और साथ में हमने देखा कि जिस ढंग से चाइना ने जो स्टेप्स लिए वो भी सपोर्टिव है। तो नवंबर वाइजर 291, 292 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 296 का है, बट मुझे लगता है कि अगर मिड ऑफ नवंबर तक की बात करें तो 312, 315 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम में भी तेजी कंटिन्यू जारी रहेगी क्योंकि बॉक्साइट के भाव में अच्छी सपोर्ट है और साथ में चाइना का भी इंपोर्ट इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। वॉलिटिलिटी है जरूर, बट 242 इज गुड टू बाय। 240 का स्टॉप लॉस, 246 ये बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से हो गया। अगर कोई थोड़ा सा 15-20 दिन का व्यू लेके चलता है तो मुझे लगता है 235 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए 256 तक का टारगेट हम एल्यूमिनियम में देखेंगे। अगर रैंक वाइज देखें तो पहला प्रेफरेंस मेरा जिंक में रहेगा, फिर एल्यूमिनियम और फिर लास्ट कॉपर में। एग्री मार्केट की ओर बढ़ते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले ग्वार की बात करते हैं क्योंकि ग्वार में फिर से दबाव बढ़ा है क्योंकि आवक जैसे जैसे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से दबाव भी ये बढ़ता जा रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम करीब करीब 1% की गिरावट आज दिखी है। ग्वारगम देखिए 1% गिरकर 10,675 पे और ग्वारसीड आधा % गिरकर 5,340 के आसपास। वीरेंद्र जी, क्या व्यू है, ग्वार में क्या हो रहा है? सभी एग्री काउंटर में थोड़ी नरमी दिखी है। थोड़ा फाइनेंशियल क्रंच है बेसिकली मार्केट्स में, और आने वाले दिनों में थोड़ा हार्वेस्ट प्रेशर भी बनेगा। सोयाबीन, गवार दोनों खरीफ फसलों में मूंगफली भी आएगी, तो नियर टर्म मेरे हिसाब से थोड़ा दबाव देखने को मिल पाएगा। आप बताइए अजय जी, आपकी राय क्या है ग्वार पर? देखिए, गवार के अगर चार्ट देखें तो मार्केट एक दायरे में ही अटक गए हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि 5650 के ऊपर निकले तो हम तेजी देखें, तो बीच में हमने 2 बार 1 अगस्त को भी तेजी देखी थी और अभी भी देखी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते पूरा 1 साल हो चुका है, ना ही ये 5300 के नीचे जा पा रहा है, ना ही 5650। तो मुझे लगता है ये दायरा बिल्कुल ऐसे ही मेंटेन करता हुआ चलेगा, इसलिए 5280 पे लीजिए, 5380 तक का टारगेट रहेगा। गवार गम सरप्राइजली काफी अच्छी रैली दिखाई रेशियो के अंदर, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो 10,500 के करीब आए लेके चलिए, 10,800, 10,900 तक का मैक्सिमम अपसाइड। वॉल्यूम वापस सिंक हो चुके हैं, आवक थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट दायरा अभी भी इंटैक्ट रहेगा जो अभी मैंने डिस्कस किया है। अनुज जी, ये मसालों पर आप अपना व्यू दीजिए। आज तीनों ही मसाले कमजोर नजर आए। जीरा 24,970 पे बंद हुआ, 0.5% गिर के। हल्दी में भी 0.5% की गिरावट, 13,580। धनिया 7,340 के नीचे। क्या हो रहा है सर मसालों में, नरमी क्यों है? फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ा सा जो मार्केट एक्टिविटी है कम देखने को मिली है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैकलस्टर मूवमेंट रहा है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में रिकवरी भी आती हुई देखी थी, तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फिजिकल मार्केट में एक्टिविटी कम होने की वजह से भाव थोड़े स्टेबल होते हुए दिखाई दिए। मगर ये जरूर लग रहा है कि क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में रिकवरी देखी, तो आने वाले दिनों में रिकवरी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। फिलहाल हमें लगता है कि मार्केट अभी सभी मसालों का एक रेंज बाउंड रहेगा। दीपावली के बाद आपको नया मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। दिवाली के बाद यहाँ पे मुंह, आप क्या कहेंगे केडिया जी, क्या हो रहा है मसालों में, आपकी टॉपिक क्या है? देखिए, मसालों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो आ रहा है वो हल्दी है, फिर धनिया और लास्ट जीरा। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में एक टेक्निकल ओआई को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक पैटर्न बनता है जहां पे हम बोलते हैं प्राइस में गिरावट, वॉल्यूम में गिरावट, ओआई में गिरावट। और ये तीनों ही हम देखेंगे पिछले 1.5 महीनों में हल्दी के प्राइस में गिरावट आ चुकी थी, वॉल्यूम में गिरावट है, ओआई। तो ये मार्केट को कंसोलिडेशन बेच देता है। तो मुझे लगता है कि 13,400 के करीब लेके चलना चाहिए। 13,100 का स्टॉप लॉस, इमीडिएट तो 13,800 है, बट मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा जंप ड्यू है। वही धनिया की बात करें तो इस बार हमें लगता है कि स्विंग का एरिया धनिया और जीरा दोनों में गिरेगा, जिसके चलते प्राइजेस को एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देता है। तो धनिया में भी लेके चलना चाहिए। प्राइजेस के अंदर 7,500 का लेवल मिलेगा, जीरे के अंदर लिमिटेड अपसाइड है, बट 25,400 तक का लेवल देखने मिल सकता है। आप बताइए बीरेन जी, आपकी क्या राय है मसालों पर, हल्दी, जीरा और धनिया पर? मुझे सवाल जी आपसे है सर। मसालों में नियर टर्म रुझान मेरा सेल साइड का रहेगा। हालांकि जैसे अजय भाई ने कहा स्विंग तो कम रहेगी, बट फिलहाल पिछला स्टॉक है और फाइनेंशियल क्रंच है, वो थोड़ा दबाव बनाएगा। शुक्रिया बीरेन सर आपका। अजय जी, अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया, उनके सवालों के जवाब दिए। हालांकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा दर्शकों के सवाल हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जब दिवाली के बाद वापस से हम सवाल जवाब फटाफट अंदाज में लेंगे और कमोडिटी फटाफट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इसी नोट पर हम इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।